हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जो कि हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी। देखो फिर, क्लाइमेटोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ क्लाइमेट। मतलब तुम्हारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है। क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के एलिमेंट्स की बात करें तो टेम्परेचर, फॉग, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड कवर, ये सारी चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी की पार्ट हैं और क्लाइमेटोलॉजी में आती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल सी अपॉन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। देखो भाई, वेदर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर होता है एक छोटे से एरिया का। फॉर एग्जांपल, वेदर ऑफ कोटा, वेदर ऑफ रांची, वेदर ऑफ भोपाल, वेदर ऑफ शिमला, ये छोटी छोटी सिटीज़ का वेदर है। लेकिन क्लाइमेट जो होगा ना, ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका, क्लाइमेट ऑफ अमेरिका, क्लाइमेट ऑफ एशिया। खैर, एक पूरे कॉन्टिनेंट का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट के अंदर फिर वो अलग अलग टाइम जोन्स आ जाते हैं और साथ ही में अलग अलग अपनी लॉन्गिट्यूड्स आ जाती हैं। जैसे कि इक्वेटर पे जो कंट्री है उसका क्लाइमेट अलग होगा, अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो कंट्री है उसका क्लाइमेट अलग होगा। इसलिए एक कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट सेम नहीं रह सकता, लेकिन एक कंट्री का क्लाइमेट सेम हो सकता है। उसके बाद जो वेदर होता है उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आते। मतलब क्लाइमेट एक बहुत लंबे समय तक सेम रहता है। मिनिमम 30 साल का पीरियड कहीं पे क्लाइमेट सेम है या फिर कहीं पे वेदर सेम है तो उसको हम क्लाइमेट कह सकते हैं। जो वेदर है ना, वो हर दिन, हर रात, हर हफ्ते, हर महीने बदलता है, लेकिन क्लाइमेट तो शाश्वत है, ये नहीं बदलता 50 सालों तक। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड आवर अर्थ। और ये गैसेस स्केप इसलिए नहीं हो रही क्योंकि टॉप में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ शीट, इमेजनरी शीट, जो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर से गैसेस को स्केप होने नहीं दे रही। अब देखो, ये मिक्सचर है गैसेस का, सॉलिड का, लिक्विड का, और कंबाइनिंगली ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो एरोसोल बनाती हैं। इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एरोसोल है। और साथ में इसमें कोई आउटर बाउंड्री नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बताया, ओजोन इज़ नॉट अ बाउंड्री। वो सिर्फ एक बाहर शीट है, इमेजनरी। लेकिन इमेजनरी इसलिए क्योंकि वो दिखती नहीं है, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। और फिर अगर हम एटमॉस्फेयर से बाहर जाते जाएँ तो ये धीरे धीरे पूरी तरह फेड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह वैनिश हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को बनाया जाता है और यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया जाता है, जो कि 1972 में शुरू हुआ था। फिर हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन सबसे जो पहले ऑर्गन था, इसका सबसे पहला ऑर्गन, वो था हीलियम और हाइड्रोजन। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं, वो सारी हीलियम और हाइड्रोजन से ही बनी है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही बहुत लाइट वेट एटम्स हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर स्केप कर गए थे। अर्थ में स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में, जब अर्थ नई नई बनी थी, तो इसमें बहुत सारे वॉल्केनोज थे और वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, जिनकी वजह से इसके अंदर और गैसेस आई, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा वाटर, क्योंकि वाटर इज़ वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ सस्टेन करती है। अब जो पहला बैक्टीरिया आया था पानी आने के बाद, वो था साइनोबैक्टीरिया। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसके अंदर कोई गैस का यूज़ ना हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ ना हो, लेकिन इसका जो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारे अर्थ पे उस टाइम में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था, तो बारिश आई, जिसकी वजह से सारा कार्बन डाइऑक्साइड छट गया, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हट गया। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर की। इसमें गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। गैसेस, अब गैसेस में भी कुछ गैसेस जो कांस्टेंट होती हैं और कुछ जो वेरिएबल होती हैं। कांस्टेंट गैसेस वो जिनका जो एग्जिस्टेंस है, जो कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन वेरिएबल गैसेस ऐसी नहीं होती, इनका कंपोजिशन हमारे
एटमॉस्फेयर में हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कॉन्स्टेंट गैसेस में हम आर्गन ले सकते हैं, साथ में हमारा नाइट्रोजन एक कॉन्स्टेंट गैस है, लेकिन वेरिएबल गैस इज़ डिफरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द वेरिएबल गैस, मीथेन इज़ वन ऑफ द वेरिएबल गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, डिपेंड कि हमारे यहाँ पेड़ कितने हैं, हरियाली कितनी है, लोग कितने हैं। फ़िलहाल तो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्टेंट गैसेस में नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन जो कि 21% है, नियॉन जो कि 0.002% है। और वेरिएबल गैसेस में एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.036% है, लेकिन इतनी हमारी बर्बादी के लिए काफ़ी है। ओजोन O3 जो कि 0.00006% है, लेकिन ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ऑल्दो इट इज़ पंजेंट एंड पॉइजनस। अगर हम इसे इनहेल करें तो हम मर सकते हैं, लेकिन ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप में जाती है और फिर वहाँ पे जाके एक छोटी सी शीट टाइप जमा हो जाती है, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल रेस हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पाती और साथ में अदर गैसेस को स्केप होने से रोकती है। फिर है मीथेन जो कि 0.00017% है। कुछ गैसेस की बात करते हैं। तो पहला हमारा ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन और कंबशन काम आता है। दूसरा नाइट्रोजन जो कि प्लांट में बहुत ज़्यादा काम आता है, NH3। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसकी वजह से होता है। अब अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी वो गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में और इन्हें मैक्सिमम अमाउंट में N2O नाइट्रस ऑक्साइड मैक्सिमम प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर अगर हम बात करें ओजोन की, तो ये एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। फिर ये हमें यूवी रे से बताता है, सन की हार्मफुल यूवी रेस से, और साथ में ये बहुत ज़्यादा थिकनेस वाली कोई गैस नहीं है। ऑल्दो इसकी थिकनेस काउंट करने के लिए हम इसको मेज़र करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में। ये चीज़ याद रखने वाली है। ऑलवेज रिमेंबर कि ओजोन की थिकनेस को मेज़र करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे डॉप्सन यूनिट्स। अब बात करेंगे वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर तो हम जानते ही हैं, पानी के वो पार्टिकल्स जो कि हवा में हमारे आसपास उड़ रहे हैं। अगर वाटर वेपर कुछ समय के लिए हमारे पूरे एटमॉस्फेयर से गायब हो जाए तो हमारी स्किन पूरी बंद हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस को ट्रैप अपने अंदर यूवी रेस को ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ठंड बहुत बढ़ जाएगी, वाटर वेपर्स नहीं होंगे तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये 0 से 0.5% वॉल्यूम कवर करता है एटमॉस्फेयर की, और ये क्लाइमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने रीज़न बता दिया अभी क्यों। और हमारी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी सारी की सारी वाटर बॉडीज़ हैं, उससे ये पानी एवेपोरेट होता है और फिर वाटर वेपर बनता है। वाटर बॉडीज़ मतलब ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, तुम्हारे आसपास घर के सामने रोड पे भरे पानी के गड्ढे, और ये बहुत कुछ वाटर बॉडीज़ में आता है। और ये जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब किसी हिल स्टेशन पे हो तो वहाँ पे तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले भी पानी एवेपोरेट हो जाएगा। और अगर तुम कोई सूखी ड्राई एरिया में हो तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर पे पानी बॉईल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द मीन कि इस पे हर जगह पानी ऑपरेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 पे ही होता है। 100 से पहले भी हो जाता है, 100 के बाद भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर डूइंग इट। आगे बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर 2.6% है, जो कि 50 डिग्री लैटिट्यूड पे है। 50 डिग्री लैटिट्यूड पे 0.9% है और 70 डिग्री लैटिट्यूड पे 0.2% है। तो मैं तुम्हें बताया कि ये पानी हर जगह सेम नहीं है। अगर तुम धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो ये पानी कम होगा, धीरे धीरे नीचे आओगे तो पानी बढ़ जाएगा। अब 90% 5 से 12 किलोमीटर अबव रहता है एटमॉस्फेयर के, यानी कि तुम्हारी जो बारिश आती है वो वाटर वेपर की वजह से आती है। 90% वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड अबव द सर्फेस ऑफ द लैंड बाय 5 और 12 किलोमीटर्स। तुम्हारा जो क्लाउड है वो तुमसे 5 से 12 किलोमीटर की हाइट में है, वहाँ से पानी गिरेगा। और हाँ, ये वाटर वेपर जो होता है ना, ये भी एक्ट करता है एज ग्रीन हाउस गैस। फिर हम बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स की। डस्ट पार्टिकल्स आर नथिंग बट सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वॉल्केनिक एशेस,
पार्टिकल मैटर, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स में आते हैं, जो कि बहुत टाइनी होते हैं, इतने कि तुम्हारे हाथ में ना आए और इतने कि हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाए। उसके साथ ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं स्कैटरिंग में लाइट की, और सोलर रेडिएशन जो कि स्काई में ब्लू अपेयर होती है वो भी इसकी वजह से ही होती है। सॉल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, भी जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके, और इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ये तो क्लाउड फॉर्मेशन इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग, और ऐसे ही नहीं हो जाता। नहीं तो जो हमारे आसपास वेपर्स हैं वो भी क्लाउड बन के घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सॉल्ट पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर में बहुत हाई चले जाते हैं तो वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके आसपास पानी जम जाता है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो अर्थ आता है, फिर आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, फिर बीच में आती है कर्मर लाइन, उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, और उसके बाद स्पेस। अभी ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीसोस ये आता है इनर एटमॉस्फेयर में, और थर्मोस, एक्सोस ये आता है आउटर एटमॉस्फेयर में, और मीसोस और थर्मोस के बीच में आती है कर्मर लाइन, और एज वी हैव स्टडीड कि ट्रोपोस और स्ट्रेटोस के बीच में, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर आती है। अभी देखो, डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग लेयर्स में बढ़ती भी है, कम भी होती है, और वहाँ पे टेम्परेचर का भी डिफरेंस आता है। जो डेंसिटी है नियर सरफेस वो हाई है, और हाइट पे जाते जाते वो डेंसिटी कम हो जाती है। एटमॉस्फेयर कॉलम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो हमारे टोटल एटमॉस्फेयर की लेंथ है वो है 29,000 किलोमीटर, और ये मीन सी लेवल से ऊपर है। ऐसा नहीं तुम्हारे घर से तो ऊपर है, तुम्हारे घर से थोड़ा कम होगा, लेकिन जो 97% इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है वो 25 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रोपोस्फेयर की। तो ये लोअर मोस्ट लेयर है, और इसी में जो सारे के सारे वेदर फिनोमेना होते हैं वो सारे इसमें ही होते हैं, लाइक रेनफॉल, फोग या फिर थंडरस्टॉर्म्स, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और इसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि इसके अंदर सारी जो गैसेस होती हैं एवोपरेट होने का इसमें मिक्स होती हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता कम होता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन हमें याद रखना है कि हर 1000 मीटर पे, यानी हर 1 किलोमीटर पे 0.6 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो या तो कम होगा या तो बढ़ेगा। इट डिपेंड्स कि वो कौन सी लेयर में आप बात कर रहे हो। अगर वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, इन सब के अकॉर्डिंग जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। और जो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट है वो डेफिनेट नहीं है, वो हर सीज़न में चेंज होती रहती है। रेनी सीज़न में कुछ और होगी, समर में कुछ और, विंटर में कुछ और, स्प्रिंग में कुछ और, ऑटम में कुछ और। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको ट्रोपापोज बोलते हैं, और ये चीज़ याद रखने की है कि ट्रोपोस्फेयर का हाईएस्ट पॉइंट ट्रोपापोज है। ऑल दो इट इज़ वेरी इजी कि ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपापोज, हाईएस्ट पॉइंट, सीधी बात है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हाईएस्ट चेंजेस वो आते हैं टेम्पोरली या फिर स्पेशली। टेम्पोरली यानी जहाँ टेम्परेचर में चेंज आ जाए, यानी कि जिससे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा वैसे वैसे इसके अंदर चेंज आते रहेंगे इसकी हाइट में। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की। तो ये दूसरी लेयर होती है। सबसे पहले आता है हमारा थर्मोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अभी इसमें टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ, लेकिन वहीं ऊपर वाली में टेम्परेचर कम हो रहा था हाइट के साथ। इसमें कोई भी वेदर फिनोमेना अगर नहीं होता, इसमें सारी की सारी जो फ्लिंक्स होती हैं वो प्लेन होती हैं, यानी सारे के सारे लेयर जो हैं इसमें सब प्लेन है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी या फिर इसकी हाइट ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है इसमें। ऑल दो इसकी जो हाइट है वो 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। कुछ एरिया से 15 किलोमीटर, कुछ एरिया में 50 किलोमीटर, या फिर 15 से लेकर 50 किलोमीटर, बीच में बचे हमारे पास पूरे 35 किलोमीटर, मतलब 35 किलोमीटर की थिकनेस हो गई। और जो हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है ना, जहाँ पे थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर मीट होते हैं, उसी जगह में होती है हमारी ओजोन, यानी 15 से 50 किलोमीटर की हाइट पे होती है हमारी ओजोन। सीरस क्लाउड्स, वो सारे सीरस क्लाउड्स इसी में आते हैं। सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं? सीरस क्लाउड्स फ्लो क्लाउड्स हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे एटमॉस्फेयर में तुम सुबह देखते होगे, शाम में देखते होगे आसमान की तरफ, तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट
लाइंस में, डिफरेंट शेप्स में बड़े सुंदर सुंदर क्लाउड दिख जाते होंगे जो बरसते नहीं हैं। अब हम बात करेंगे मीसोस्फीयर की। मीसोस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो हाइट के साथ कम होता है। मतलब हाइट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन वहीं पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा था, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा था। यहाँ पे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है। अब ये जो है लाई करता है बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। देखो सबसे पहले आया ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, अब मीसोस्फीयर, उसके बाद आएगा थर्मोस्फीयर। इसकी हाइट 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर हुई। और जो हमारे मीटरॉइड्स होते हैं जिनको तुम देख के विश मांगते हो, वो सारे के सारे मीटरॉइड इसमें दिखते हैं। मीसोस्फीयर का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम मीसोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर का हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते थे, ट्रोपोपॉज। मीसोस्फीयर को मीसोपॉज। इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और उसका जो कोल्डेस्ट पॉइंट है ना, वहाँ पे इसका टेम्परेचर -90 डिग्री पहुँच जाता है। फिर आता है थर्मोस्फीयर। इसमें हाइट बढ़ाओ थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। देखो हमने क्या क्या देखा अभी। हमने देखा स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ट्रोपोस्फीयर में क्या हुआ था, हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर कम होगा। मीसोस्फीयर में क्या हो रहा था, हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर कम होगा। अब थर्मोस्फीयर में हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि एक लेयर में अगर हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर कम हो रहा है, दूसरी में हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद दोबारा हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। अभी जो ट्रोपोस्फीयर है वो आता है हमारा आउटर एटमॉस्फेयर में। इनर में हमारे ट्रोपोस, स्ट्रेटोस और मीसोस आते हैं। आउटर में थर्मोस आता है। अब जो हमारा थर्मोस्फीयर है इसमें बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होती है, क्योंकि ये आउटर एटमॉस्फेयर में आता है और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अगर हम बात करें आइनोस्फेयर की, तो ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचता है। मतलब इसकी जो थिकनेस है वो 560 किलोमीटर्स है, लेकिन फिर भी इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसके अंदर बहुत सारी आयंस की लेयर होती है, जैसे DEFG लेयर, जो सारी लेयर्स होती हैं इसके अंदर ही आती हैं। अब ये लेयर्स इसके अंदर आई कहाँ से, तो इसके अंदर होता है चार्ज पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इसमें लेयर पाई जाती है। ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आते हैं, तो जो सन होता है ना, उसकी हीट हमारे कुछ एटम्स इस लेयर में है, यानी कि आइनोस्फेयर में, जो कि थर्मोस्फेयर का पार्ट है। इसमें जो एटम्स होते हैं वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं और आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें DEFG जैसे आयंस की लेयर पाई जाती है। फिर आता है हमारा एक्सोस्फेयर। ये है हमारी टॉप मोस्ट, अपर मोस्ट लेयर, और साथ ही थर्मोस्फेयर का सेकंड पार्ट। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। देखो हमारा जो सन है, सन, इससे सोलर फ्लेम्स आती हैं हमारे अर्थ की तरफ। ये हमारी अर्थ है और हमारे अर्थ में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो ये अपने आसपास एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। तुमने कई वीडियोस में देखा होगा, जिसकी वजह से सोलर फ्लेम्स जो होती हैं सन की हार्मफुल रेज से हमें बचाती भी हैं। साथ में कई बार सन की हार्ड ब्रीज आती है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इससे भी हमें ये जो सोलर फ्लेम्स होती हैं, इससे हमें हमारा जो ये अर्थ एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और हमें बचाता है। और नॉर्थ और साउथ पोल्स पे जो हमें आसमान में अतरंगी रंग दिखते हैं, जो कि रेनबो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं कभी कभी, वो रंग ऑरोरा या फिर ऑरोरल्स कहलाते हैं, जो कि हमें मेनली ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते हैं, या फिर हम अगर एंटार्कटिक चल जाएँ या फिर ऐसे ही पोस्ट पर चल जाएँ तो हमें दिखाई देंगे। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इन ऑरोरल के बारे में, तो ये स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड जैसी जगह में मिलते हैं। और साथ ही में तुम अगर इन्हें देखना चाहते हो तो आई डोंट नो हाउ, लेकिन कोई ना कोई फिनोमेना ऐसा है जिसकी वजह से ये कई बार हमारे लद्दाख में भी देखे गए हैं। लद्दाख ऑफ इंडिया में देखे जा सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे भी अर्थ एज ए मैग्नेट काम करती है। वहाँ पे कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर सही तो है, लेकिन वहाँ पे जो अर्थ एज ए मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अब तुम्हें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि इस लेक्चर की लास्ट इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका। यहाँ पर कई सारी प्रजाति के लेमूर पाए जाते हैं
और सिर्फ ये इकलौता सा देश है जहाँ पर लेमूर की बहुत सारी प्रजाति देखी जा सकती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।